राजेंद्र शुक्ला जी उद्योग मंत्री थे जी। एक भी उद्योग लगवाया। राजेंद्र शुक्ला जी वन मंत्री थे, ऐसा बता दीजिए कि कोई उन्होंने कोई बहुत बड़ा वन का काम किया हो। राजेंद्र शुक्ला जी विद्युत मंत्री थे, आप हमको बता दीजिए कि रीवा शहर का ऐसा कोई खंभा हो जिसकी केबिल न झूल रही हो। 27 बच्चे खत्म हो गए और उनको नैतिकता के हिसाब से तत्काल अपनी जवाबदेही मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या एक जगह कचरा इकट्ठा कर देने से गंदगी नहीं होती? मेरा ये कहना है कि जो पैसा नगर निगम का लगा उसके बाद हम कचरा उठाने का 72 लाख रुपए पर मंथ दें तो कितना नुकसान है। शहर की जमीन अगर आपने बेची तो शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए था, बाडों का डेवलपमेंट होना चाहिए था। आपने तो अपना डेवलपमेंट किया और बिल्डर का डेवलपमेंट किया। प्राइवेट अस्पतालों में बैठ के ये बोलना कि ये रीवा की लाइफ लाइन है। आज रीवा के अस्पताल में लोग जाने से भयभीत होते हैं, मजबूरी है। जो यहाँ आता है वो भगवान भरोसे आता है। एक सड़क को लेके सवाल है मेरा कि क्या सड़क बनाते वक्त प्लानिंग नहीं होती है? क्योंकि सड़क बनती है और उसका एक टेन्योर होता है, उसके अंदर ही सड़क को फिर से खोद के उसमें पाइप डाली जाती है और फिर उसको बनाया भी नहीं जाता, जैसे के तस छोड़ दिया। पहले होता था, अब वर्तमान में ये काम हमने बंद करा दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका विंद फर्स्ट में। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में मौजूद है रीवा के प्रथम नागरिक और महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, और आज हम उनसे इस इंटरव्यू सेशन में बात करेंगे रीवा के विकास और आगामी योजनाओं के बारे में, रीवा के भविष्य के बारे में। स्वागत है आपका विंद फर्स्ट चैनल में। धन्यवाद विंद फर्स्ट चैनल का और सोनाली जी आपका, जो आप लोगों ने रीवा के विकास के लिए आज मेरा इंटरव्यू लेना चाहा। 24 साल बाद रीवा में कांग्रेस के कोई महापौर बने हैं, उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? रीवा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 23 साल के जो भाजपा के महापौर थे उनका कार्यकाल देखा। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2022 में महापौर का इलेक्शन हुआ, उसके पहले तक और उसके बाद भी 23 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर, रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ के मंत्री, पावरफुल मिनिस्टर, महापौर भाजपा का, परिषद उनकी। उसके बाद अगर रीवा के लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सड़क है, नाली है, बिजली के बल्ब है, इसकी समस्याओं से जूझना पड़े, कचरा नहीं उठ रहा, नाली साफ नहीं हो रही, तो फिर स्वाभाविक बात है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो कि उसका सेवक। हम लोगों ने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में ये व्यक्त नहीं किया कि हम एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं कि राजनीतिक है। हम लोगों ने समाज सेवा के रूप में इसको चुना। और राजनीति पहले भी जो लोग करते थे, जब से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव चालू हुए, तो सामाजिक लोग ही करते थे जो समाज सेवा से जुड़े थे। आज इसकी परिभाषा जरूर चेंज हो गई और इस चेंज परिभाषा में ये स्थितियां उत्पन्न हो गई कि राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर समझने लगा। तो रीवा की जनता ने जो अपना महापौर चुना, वो एक ऐसा महापौर चुना जिससे वो आसानी से मिल सके, कहीं पर भी वो सहज उपलब्ध हो सके, उससे फ़ोन में बात कर सके, अपनी समस्याओं को बता सके और उसका निदान भी हो। रीवा के विकास के लिए विपक्ष के साथ मिलकर काम करने के लिए आपकी क्या रणनीति है? मैंने बताया आपको कि विपक्ष की तो कोई भूमिका रहती ही नहीं है। विपक्ष तो हमेशा निगेटिव सोचता है। रीवा में जो वर्तमान में परिषद है वो भाजपा की, किसी भी तरह के कोई भी सहयोग नहीं करते। हम लोगों ने वादा किया था कि जनता के बढ़े हुए टैक्स को हम घटाएंगे अपने मैनिफेस्टो में। हम घटा इसलिए नहीं पाए कि जो नगर निगम की एक्ट है उसमें सारी बाध्यताएं जो हैं वो अधिकांश सब कुछ हाइपोथेटिक है, उसको सब कुछ रखा है अपने पास शासन। महापौर अब परिषद को इतना बांध दिया है कि बिना शासन की अनुमति के कोई काम नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह जी ने जो राजीव गांधी जी की पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की परिकल्पना थी, संसद से 73वें 74वें संशोधन के बाद जब वो पास हुआ, तो वो एक ये परिकल्पना थी राजीव गांधी जी की कि पंचायतें
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद, जिला पंचायत ये आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी बने, इनका स्वयं का अपना कानून हो, ये अपने से वसूली करें। अगर पंचायत है तो वहाँ पर अगर खनिज है, कोई पेड़ पौधे हैं, कुछ भी हैं, फल हैं, उनसे आमदनी आए। नगर निगम है तो वो अपनी आमदनी इकट्ठा करें और अपनी सरकार चलाए। तो जिला सरकार की भी परिकल्पना दिग्विजय सिंह जी ने की थी। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस की सरकार नहीं रही और धीरे धीरे जब भाजपा की सरकार आई 2003 के बाद, तो उन्होंने सारे अधिकार धीरे धीरे सब खत्म कर दिए, जिला पंचायत के भी खत्म कर दिए और नगर निगमों को भी खत्म कर दिए। आज हम लोग जिस परिस्थिति में यहाँ पर विकास कर रहे हैं वो बहुत खींच तान के हो रहा है। उसके बाद मैं तो पूर्व में जाना चाहूँगा कि 20 साल यहाँ पर पावरफुल मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी थे, उनके महापौर थे। उसके बाद उन्होंने 500 करोड़ का विकास अगर किया इस नगर निगम क्षेत्र में तो नहीं दिख रहा, पर हमने 300 करोड़ का विकास 3 साल में कर दिया तो गली गली में दिख रहा, 45 वार्डों में दिख रहा। हमने ऐसी एक परंपरा डाली कि जो हमारे पार्षद हैं उनका सम्मान रहे, जनप्रतिनिधि हैं वो, और पार्षदों को सम्मान बरकरार रहे। उसके लिए हमने कहा कि जो भूमि पूजन होगा वो 25 रुपए के नारियल से होगा, कोई शिला पट्टिका नहीं लगेगी, कोई टेंट पंडाल नहीं लगेगा। पूर्व में जो हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी थे वो पपेट थे स्थानीय नेता के। राजेंद्र शुक्ला जी के यहाँ उनकी हाजिरी लगती थी, पार्षद चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, महापौर भाजपा की थी, पर सारा भूमि पूजन कर रहे हैं राजेंद्र शुक्ला जी। शिला पट्टिका लग रही, पंडाल टेंट लग रहे हैं, फूल माला आ रहे हैं और लाखों रुपए खर्चा हो रहा है। हमने वो बचाया। बाट का पार्षद किसी संभ्रांत बुजुर्ग से एक नारियल फुड़वाते हैं। 25 रुपए का नारियल आता था, महंगा हो गया, 50 का हो गया, पर वो खर्चा बचा। भ्रष्टाचार को रोकने का ये तरीका है। हमने स्वयं का वाहन नहीं लिया, डीजल नहीं लिया, जब अपने पास है तो जरूरत ही नहीं है। हम कहते थोड़ा सा ही योगदान सही, वो योगदान हमने दिया। तो क्या है कि समस्याएं बहुत हैं, पर उसका निदान करने की आदमी के अंदर क्षमता होनी चाहिए और समस्याओं से जूझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। आपने अभी विंध्य कॉन्क्लेव जो हुआ उस पर बात की, एमपीबी में बिजली की चोरी पे बात की आपने, तो स्मार्ट मीटर जो लग रहा है पे आपकी क्या राय है? क्या स्मार्ट मीटर लगने से बिजली चोरी बंद हो जाएगी या भ्रष्टाचार पे रोक लग जाएगी? मैंने उसमें बिजली की चोरी नगर निगम की बात की जी। हमारे यहाँ नगर निगम में जो नगरीय प्रशासन विभाग है वो चुंगी क्षतिपूर्ति काट रहा था। हमको जो 2 करोड़ 75 लाख के समथिंग मिलता था, उसमें से उसने 1 करोड़ 92 लाख काट लिया। 2 करोड़ 55 लाख मिलता था, 1 करोड़ 92 लाख रुपए काट लिया। पिछले महीने भी काट लिया। हम लोग ने पिछले मंथ जो बैठक हुई थी महापौरों की, एसीएस की, नगरीय प्रशासन आयुक्त की, मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी की, उसमें हमने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में रीवा पहला नगर निगम है जिसने एनर्जी ऑडिट कराई। हमने एनर्जी ऑडिट कराई, 256 मीटर लगवाए, एवरेज आ गया कि 70% लाइन लॉस का पैसा ये हमसे ले रहे हैं, 70% फॉल्स बिलिंग हो रही। हमने कहा उसकी रिकवरी कराएंगे। तो मेरा ये कहना है कि एमपीबी जो लाइन लॉसेस होता है वो सरकारी विभागों में डालता है, वो वसूली नहीं करता, अपनी बचत करता है, व्यापक भ्रष्टाचार है। इस पे शासन को देखना चाहिए। तो क्या है कि प्रशासन, वर्तमान का प्रशासन इतना पंगु हो चुका है कि वो अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए दूसरे पे थोपने लगा। पिछले 2-3 सालों में महापौर के तौर पे आपकी क्या उपलब्धियां रही? विगत 3 वर्षों से हमको लगातार पैसा नहीं मिल रहा है। हमको आपका चुंगी क्षतिपूर्ति हमारी काटी जा रही है, 42 करोड़ रुपए हमको मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। और जो भी पैसा शासन से अनुदान आना चाहिए वो सारे ग्रांट बंद हैं। कोई मेरा एक नगर निगम नहीं, सभी जगह ही समस्या है। गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, तो गवर्नमेंट जब पैसा नहीं है तो वो इसी तरह से कटौती करके नगर निगमों को चला रही। तो
तो हमारे यहाँ हम लोगों ने पर्याप्त वसूली कराई, जो हमारे पुराने बकायेदार थे उनसे सबसे वसूली हुई, और हम जनता का पैसे से जनता का निर्माण कार्य करा रहे हैं। उपलब्धियाँ तो बहुत सी हैं। उपलब्धियाँ ये हैं कि जो हमारे पुराने पार्क थे उनको रिनोवेट कराया, शहर में नई लाइट की व्यवस्था बनाई। आज पहले हम लोग पार्षद थे, 15 साल 5-5 लाइटों के लिए तरसते थे कि मिल जाए 1 साल में। आज आप फ़ोन करिए, हर वार्ड में हर खंभे में लाइट लगी है। अब लोग ये बोलते हैं कि लाइट जलती रहती, बंद नहीं होती, उसके लिए टाइमर लग रहे हैं। तो अब फायर ब्रिगेड मंगवाया छोटा, मशीनरी मंगाई। मतलब उपलब्धियां तो गिनाने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। उपलब्धियां तो बहुत हैं। आगे की ये सोच जरूर है कि एक सुंदर और सुव्यवस्थित रीवा बने। रीवा में यातायात एक बड़ी समस्या है, उसको सुधारने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, वो सुधारने की योजना तो तब होती हमारी जब हमारी सरकार आती। हम महापौर 2022 में बने, 23 में इलेक्शन हुआ। उम्मीद थी कि हमारी सरकार आएगी। हमारी सरकार आती तो जो ये तमाम ज़मीनों को बेच के मार्केट बना दिया गया है, इन पे इंक्वायरी हम लोग जरूर बैठाते। राजेंद्र शुक्ला जी विधायक थे रीवा के और मंत्री भी थे, सिविल के इंजीनियर हैं। उनकी एक ब्रॉड सोच होनी चाहिए थी कि पुनः गणतरीकरण योजना के तहत हम उन एरियो में मार्केट न बनाकर पार्किंग बनाते अंडरग्राउंड, उसके ऊपर गार्डन डेवलप करते, शहर को सौंदर्यीकरण करते। वो ना करके उन्होंने सारी ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें बेच दी, और बेशकीमती ज़मीनें जो आज सरकार ले आ रही। आज वही मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो ये ले आ रहे हैं कि अब जो सरकारी ज़मीन बिकेगी वो मार्केट दर पे बिकेगी। इन लोगों ने सरकारी दाम पे अपने चहेतों को सरकारी ज़मीनें बेच दी, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, और सिरमौर चौराहे की ज़मीन बेचने के बाद अस्पताल की आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, वहाँ पर आप हॉस्टल बनवा रहे हो। ये कौन सा डेवलपमेंट होता है? आप वहाँ पर डॉक्टरों का रेजिडेंस बनवा रहे हो, ये कौन सा डेवलपमेंट होता है? शहर की बेशकीमती ज़मीन बेच के आप सर्किट हाउस बनवा रहे हो। शहर की बेशकीमती ज़मीन बेच के आप एसी का ऑफिस बनवा रहे हो। शहर की बेशकीमती ज़मीन बेच के कलेक्ट्रेट का सौंदर्यीकरण का काम करवा रहे हो 5 करोड़ का। तो मेरा ये कहना है कि शहर की ज़मीन अगर आपने बेची तो शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए था, वार्डों का डेवलपमेंट होना चाहिए था। आपने तो अपना डेवलपमेंट किया और बिल्डर का डेवलपमेंट किया। सर, वो ज़मीन जो उन्होंने बेची है, जिनको भी बेची है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उनसे जो टूरिज्म कॉन्क्लेव अभी रीवा में हुआ था, उसको एक अच्छी खासी रकम गई है एक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए रीवा। आप हमको ये बताइए कि राजेंद्र शुक्ला जी उद्योग मंत्री थे जी, एक भी उद्योग लगवाया? राजेंद्र शुक्ला जी वन मंत्री थे, ऐसा बता दीजिए कि कोई उन्होंने कोई बहुत बड़ा वन का काम किया हो। राजेंद्र शुक्ला जी विद्युत मंत्री थे, आप हमको बता दीजिए कि रीवा शहर का ऐसा कोई खंभा हो जिसकी केबल न झूल रही हो। आप हमको वो खंभे बताइए, लोहे के खंभे किस तरह मुड़ गए, तो आप इसका क्या बोलेंगे कि लोहे के खंभे बैंड हो गए, बांस के खंभे तो थे नहीं। तो ये भ्रष्टाचार ही होना। खनिज मंत्री वो थे, आप ये बताइए कितने बेरोजगार लोगों को खनिज मिला। अगर वो रोजगार मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, अगर उद्योग लगवाए होते तो कम से कम हजारों लोगों को रोजगार मिलता। आपका एक प्लांट लगा हुआ है सोलर का गुड़ में जी, आप वहां जाकर पता कर लीजिए कितने रीवा के लोग वहां इंजीनियर हैं। वहां पर सिर्फ लेबर का काम लोकल आदमी करता है। तो वो हमेशा कभी भी कोई भी उद्योग लगेगा तो अगर वो दिल्ली का आदमी यहाँ उद्योग लगाए है तो वहां से लेबर नहीं लाएगा, लेबर गांव का ही लेगा। तो मेरा ये कहना है कि अभी कॉन्क्लेव जो हुआ, आपने बोला एक उसके पहले उद्योग का हुआ, इसके बाद ये हुआ। ये कॉन्क्लेव भी एक बड़ा भ्रष्टाचार है। टेंट पंडाल में करोड़ों रुपए खर्च करके उसमें भी कमीशन खोरी है। इस कॉन्क्लेव से आप हमको बताइए ना कि कौन सा टूरिज्म और कौन सा होटल इंडस्ट्रीज के लोग आ गए। जो उसके पहले उद्योग विभाग का कॉन्क्लेव हुआ तो कितने लोगों ने MOU साइन किया। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये दिग्भ्रमित करता है रीवा की जनता को, रीवा के मतदाताओं को।
सर, राजेंद्र शुक्ला जो है वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है एकदम लचर है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी जब विधायक बने 2023 में और जब उप मुख्यमंत्री बन के उनको स्वास्थ्य विभाग मिला तो रीवा की जनता को बड़ी उम्मीद जगी कि वो पुराना रीवा, वो पुराना महात्मा गांधी और संजय गांधी अस्पताल, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज जिंदा हो जाएगा जब टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, दमोह, कटनी, सतना, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, रीवा, यहाँ तक कि बिलासपुर, रायपुर तक के मरीज आते थे। पर जैसे ही वो स्वास्थ्य मंत्री बने, उन्होंने स्वास्थ्य महकमे को पूरी तरह से चरमरा दिया और ख़त्म कर दिया। उनके रहते हुए पूरा स्वास्थ्य महकमा चरमरा गया। अमानक दवाइयाँ, कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टरों का लगातार पलायन होना, प्राइवेट अस्पतालों में बैठ के ये बोलना कि ये रीवा की लाइफ लाइन है। रीवा की लाइफ लाइन अगर देखना हो तो शाम को नागपुर वाली बस जाती है 10-10, 12-12, उसमें देखिए 70-70% मरीज जाते हैं। जो ट्रेन जाती है उसमें देखिए 80-80% मरीज जाते हैं। इन्होंने कहा कि अब ये सुपर स्पेशलिटी खुल गया तो अब लोग नागपुर नहीं जाएंगे। आज रीवा के अस्पताल में लोग जाने से भयभीत होते हैं, मजबूरी है, बड़ी बेरोजगारी है, गरीबी है, लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो नागपुर जा सके, कहीं जा सके। जो यहाँ आता है वो भगवान भरोसे आता है। अब भगवान अगर उसकी उम्र बढ़ा रखी है तो बच जाता है, और नहीं तो बड़ी बुरी स्थितियाँ हैं। आप अभी कोल्ड सिरप वाला छिंदवाड़ा का केस देख ही रहे हैं। इतना बड़ा ड्रग्स में, दवाइयों में भ्रष्टाचार हुआ, इतनी अमानक दवाइयाँ आई। राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, एक पूरा टीम है, गवर्नमेंट पैसा देती है, उनकी लेबोरेटरी होती है, उनको हर दुकान में छापा मार के हमेशा पहले सैंपलिंग होती थी। क्या किया आपने? कोई सैंपलिंग नहीं की। 27 बच्चे खत्म हो गए। लड़के जिस दिन खत्म हो रहे थे उस दिन उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि रीवा में वो रीवा में थे और यहाँ पर एक ENC का ऑफिस बन रहा था, POD का, उसका निरीक्षण कर रहे थे, और एक बैंकर क्लब में डांस वांस का कमरा बन रहा था, उसका निरीक्षण कर रहे थे। और क्या स्टेटमेंट देते हैं कि दवाइयों से लड़कों की मौत नहीं हुई। ये 27 मौतों का जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? ये तो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उन्हीं को लेना पड़ेगा, और उनको नैतिकता के हिसाब से तत्काल अपनी जवाबदेही मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था। पर यह भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है कि इसमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। न ये इस्तीफा देंगे और न कभी ये कोई भी भ्रष्टाचार का काम बंद करेंगे। मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस सरकार की करनी और कथनी बहुत अंतर है। ये दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए माहिर हैं, पर अपनी गलतियों को ये लाग लपेट करके छिपाने में लगे रहते हैं। सर, आप रीवा के महापौर हैं, रीवा के प्रथम नागरिक, क्या आप रीवा को स्मार्ट सिटी के रूप में देखते हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी में जब काउंटिंग थी तो सतना स्मार्ट सिटी हो गया, रीवा स्मार्ट सिटी से वंचित हो गया। उसमें भी हमारे यहाँ के नगर निगम के जो उस समय के कार्यपालन मंत्री थे वो कमिश्नर के प्रभार में थे, उनकी गलतियाँ हैं। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मनमोहन सिंह लाए थे। जिस तरह की आज IT पे आप काम कर रही हैं, AI आ गया। राजीव गांधी की परिकल्पना थी कि आधुनिक भारत में कंप्यूटराइजेशन होना जरूरी है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, भारी विरोध किया था। आज वही भारतीय जनता पार्टी ये बताती है कि हम IT सेक्टर में बहुत आगे चले गए। नींव किसने रखी? मनमोहन सिंह जी जब सेकंड टर्म प्रधानमंत्री बने
तो JNUNLM, IHSDP योजना, ये सब उनके ज़माने की एक देन थी कि गरीब जो है, जो मलिन बस्ती में व्यक्ति रहता है, उसके लिए हमको मकान बनाकर देना है उसी स्थान पे, और उस पर हमको इंटरेस्ट पे उससे पैसा लेना है किस्तों में, जिससे उसका रहन सहन सुधरे। इन्होंने उसका कॉन्सेप्ट चेंज किया। पहले IHSDP योजना नाम वो रखा गया गरीबों के, मलिनों की बस्तियों के लिए, फिर प्रधानमंत्री आवास रखा गया। आपने व्यवसायीकरण कर दिया। हम उसकी अभी जांच भी करा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग चले गए जो पात्र नहीं हैं, अब पात्रों को दे दिया गया मकान। ये किसकी सरकार है? स्टेट में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। उनका कॉन्सेप्ट था मनमोहन सिंह जी का कि एक नया शहर डेवलप होना चाहिए हर शहर के बाहर। तो जो गांवों से आबादी आ रही है पढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए, वो उस नए शहर में डेवलप। तो वो कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया इन लोगों ने, और उस पैसे पे जो पैसा स्मार्ट सिटी का, अमृत योजना का आया, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार किया। आज उसी का ये स्थितियां हैं कि कोई भी शहर पूर्ण रूप में डेवलप ही नहीं हो पा रहा मध्य प्रदेश का। सर, स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है उसमें रीवा की रैंकिंग बेहतर करने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, रीवा की रैंकिंग बेहतर करने के लिए तो मेरी सिर्फ एक ही योजना है, और वो योजना ये है कि जन जागरूकता रीवा के आदमियों के बीच में होनी चाहिए। आपके यहाँ अगर कचरा गाड़ी नहीं आती, आप संबंधित पार्षद दरोगा को शिकायत करिए। वो अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोगों से बताइए। पर एक दूसरा, अपने घर के बाहर साफ सफाई रखिए। जहाँ पर घर में डस्टबिन रख के कचरा रखिए। लोग खुद ही नाली में फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं। अगर साफ सफाई का नहीं हो रही है, कामगार नहीं आ रहा, तो उसकी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बना हुआ है, उनका नंबर दिया गया है। मेरा मतलब ये है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक स्वच्छ सर्वेक्षण का परिणाम नहीं मिलेगा। ना रीवा स्वच्छ होगा, ना सुंदर होगा, ना स्वस्थ होगा। रीवा में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेके क्या होता है कि घर घर से कचरा लेके और ले जाके कॉलेज चौराहे के पास एक डंप है, वहाँ पे डाल देते हैं, जहाँ पे सोमवारी बाजार लगती है। लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या एक जगह कचरा इकट्ठा कर देने से गंदगी नहीं होती? नहीं, देखिए क्या है, वो डंपिंग पॉइंट है, उसमें रोज का कचरा इकट्ठा होता है। शहर के बीचों बीच है, वही उसको हम बाहर कर रहे हैं। और उद्योग विभाग में ज़मीन मिली है, उसमें बनाना है उसको। और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी जो हमारे यहाँ का काम है, ये 2017 में टेंडर हुआ था। कायदे से इसमें तो नगर निगम की 25% की भागीदारी होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य ये है कि उस समय महापौर भाजपा के थे, और जो अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी थे वो बड़े भ्रष्ट थे, और हम लोग पार्षद थे, हम लोगों ने इसका विरोध भी किया, और उन्होंने रैमकी जैसी कंपनी को यहाँ पर स्थापित करा दिया। ग्रांट दिया नगर निगम ने, 42 करोड़ रुपए नगर निगम का ग्रांट का गया, और 82 करोड़ रुपए नगर निगम ने इसको दिया भी। मेरा ये कहना है कि जो पैसा नगर निगम का लगा, उसके बाद हम कचरा उठाने का 72 लाख रुपए पर मंथ दें तो कितना नुकसान है। हमें तो उसका पार्टनर होना चाहिए, और नगर निगम को उससे कम से कम 15 लाख 25 लाख रुपए महीने की आय आनी चाहिए, और कचरा फ्री उठना चाहिए। वो बिजली बनाकर बेच रहा है 6 मेगावाट, और हम अपना कचरा उसको दे रहे हैं, वो भी उठा रहा तो पैसा ले रहा। तो ये तो एक भ्रष्टाचार की ही कहानी है। दुर्भाग्य ये है हम लोगों का कि जब हमारी कल्पना थी कि हम महापौर बने और 23 में हमारी सरकार आएगी तो सब चीज़ों को ठीक करेंगे, वो ना सरकार आई ना हम ठीक कर पा रहे हैं। इसका हमें जरूर खेद है। आपका आरोप है कि विपक्ष की सरकार, राज्य सरकार और विधायक होने की वजह से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उसके लिए आप कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं कि आप आगे कुछ लोगों को? देखिए, लोगों को मालूम भी है, और लोगों को, रीवा की जनता को जानकारी भी है। रीवा की जनता भली बात जान भी रही है कि विपक्ष में होने का इनको नुकसान हो रहा है। और अगर सरकार भाजपा की है, यहाँ उप मुख्यमंत्री कांग्रेस भाजपा के हैं, परिषद भाजपा की है, तो सहयोग नहीं करेंगे। पर उसके बाद भी जनता का सहयोग है। जनता के सहयोग से लड़ाई लड़के अपना काम करा रहे हैं। जो जनता के मूलभूत समस्याएं हैं, रोड है, नाली है, पानी है,
सीवरेज है उसका काम चल रहा है, बिजली है वो सब हो रहा। कुछ और अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने लाइटों का सौंदर्यीकरण किया, अभी घंटाघर का सौंदर्यीकरण करना है, पद्मर पार्क को ठीक कराया, महापुरुषों की स्टेचू बनवा रहे हैं, ये सब काम चल रहे हैं। सर, रीवा के अंदर जो विकास हुआ है उसकी तो आपने बात की, रीवा के बाहर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, रीवा की सड़कें भी अभी बरसात के मौसम में बहुत खराब थी और पानी भर रहा था जगह जगह और कचड़े का भी बहुत सारी दिक्कत है, उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो सड़कें खराब हुई हैं वो सीवरेज के कारण खराब हुई हैं। सीवरेज एक सिस्टम है, वो आपको डलवाना ही पड़ेगा और उसकी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। जैसे ही रेस्टोरेशन खत्म हो जाएगा, मोटरें भी लबी कर रहे हैं, उसके बाद रेस्टोरेशन खत्म हो जाएगा, वो काम ठीक हो जाएगा। जो कचड़ा की गड़बड़ी है उसको भी सुधारा जा रहा है, उसके लिए उनका भुगतान रोक दिया गया है। जो सड़कें खराब हो गई हैं उन पे जांच बैठा दी गई है, वो सब जांच की कमेटी भोपाल से आ रही है, वो जांच करेगी और जो गड़बड़ होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक सड़क को लेके सवाल है मेरा कि क्या सड़क बनाते वक्त प्लानिंग नहीं होती है? क्योंकि सड़क बनती है और उसका एक टेन्योर होता है, उसके अंदर ही सड़क को फिर से खोद के उसमें पाइप डाली जाती है और फिर उसको बनाया भी नहीं जाता, जैसे के तस छोड़ दिया। पहले होता था, अब वर्तमान में ये काम हमने बंद करा दिया। अब हमारे यहाँ एक नया सिस्टम चालू हो गया है कि जो सड़क सैंक्शन है उसमें अगर सीवरेज का पीएचई वालों का एनओसी नहीं मिलेगी तो उस सड़क को हम नहीं बनाएंगे। ऐसी अभी 5-7 सड़कें हमारी बकाया हैं जिस पे अभी सीवरेज का पीएचई का काम बकाया है, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा वो करा। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद थे रीवा के वर्तमान महापौर अजय मिश्रा बाबा, जिनके साथ हमने रीवा के विकास और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की है। तो ये सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। मैं सोनाली बघेल और आप देख रहे थे विंध्य फर्स्ट, कैमरामैन मयंक तिवारी के साथ।